हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों घूर्णन गतिकी से संबंधित एक टॉपिक्स जिसको है ना कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ तथा क्षेत्रीय वेग के बारे में अध्ययन किया था, है ना। और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था बच्चों कि उस समीकरण का प्रयोग करके केपलर ने ग्रह के गति के दूसरे नियम का किस प्रकार प्रतिपादन किया था। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बच्चों आज के क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि किसी नत समतल में, है ना, यदि कोई पिंड, है ना, यदि लौटन करते हुए लुढ़कते हुए यदि गिरता है ना, तो उसका त्वरण कितना होगा, उसका कोणीय त्वरण कितना होगा और उस पर घर्षण के द्वारा कितने बल लगाए जाते हैं। आज हम लोग इन सभी तथ्यों पर विचार करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिखूंगा उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। वैसे बच्चे जो आज हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वो पुराने वीडियो को जा कर के देखें, तब उसे ये बात ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। आप लोग ध्यान से इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। देखिए नत समतल में, है ना, देखिए नत समतल में, है ना, नत समतल में लौटन करते किसी पिंड की गति, है ना, लौटन करते किसी पिंड की गति पर हम लोग विचार करेंगे आज, है ना। नत समतल में लौटन करते किसी पिंड की गति पे आज हम लोग विचार करेंगे बच्चों। पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेने का प्रयास करें बच्चों कि जब देखिए समतल पर जब किसी, है ना, किसी गोलीय वस्तु को, है ना, जैसे कि बेलन हो गया, गोला हो गया, जब उसको, है ना, चलाया जाता है, जब उसको लुढ़काया जाता है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे बच्चों कि वो, है ना, लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ता है कि नहीं। जब उसको हम लोग फेंकेंगे किसी समतल सतह पर तो वो लौटन करता हुआ, है ना, इस प्रकार लौटन करता हुआ जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। लौटन से अर्थ मेरा होता है ना, लौटन करता हुआ मतलब लुढ़कते हुए वो जाएगा, वो सरकते हुए नहीं जाएगा, वो लुढ़कते हुए जाता है। और वहीं हम लोग, है ना, जब इस समतल को जब हम लोग किसी कोण पर धीरे धीरे उठाना शुरू करते हैं बच्चों इस प्रकार, है ना, तो भी वह देखें, आप देखते होंगे यदि कोण, इसका कोण यदि कम होता है, नत समतल का कोण कम होगा तो वो लुढ़कते लुढ़कते वो जमीन पर गिरेगा इस प्रकार, है ना, लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर गिरेगा। लेकिन उसका कोण को क्रमागत रूप से यदि आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो उसका लुढ़कने वाली जो गुण होती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि उसका कोण बढ़ते जाता है और, है ना, समतल धीरे धीरे खड़ी होती जाती है, तो जिसके वजह से, है ना, उसमें, है ना, गति, है ना, अधिक उत्पन्न हो जाती है। लुढ़कते हुए वस्तु में गति अधिक उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से घर्षण बल का मान इसमें से कम हो जाता है ना। आप जानते हैं कि गतिज घर्षण, है ना, वो सबसे कम घर्षण होता है सीमांत घर्षण से या फिर स्थैतिक घर्षण की तुलना में। तो जब हम लोग समतल को धीरे धीरे उठाते जाते हैं और इस स्थिति में जब वस्तु को हम लोग नीचे की ओर गिराते हैं तो वहाँ पर वस्तु अधिक वेग प्राप्त कर लेने के कारण गतिज घर्षण का मान कम हो जाता है। और गतिज घर्षण यदि कम हो जाएगा तो वस्तु लुढ़केगी नहीं, अब वो सरकते हुए जमीन पर गिर जाती है। इसका मतलब है कि किसी नत समतल पर वस्तु का गिरना और गिरने की अवस्था में वह लौटन करेगी या फिर वो सरकते हुए गिरेगी, वो डिपेंड करता है कि वो समतल का फ्रिक्शन फोर्स कितना है ना। तो चलिए हम लोग बच्चों आज इसी पर विचार करते हैं, है ना, और इनसे संबंधित, है ना, उस घर्षण बल का एक सीमा, है ना, सीमांत घर्षण बल के लिए, है ना, हम एक फ्रिक्शन फोर्स का एक मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, है ना। हम लोग ज्ञात करेंगे कि वह मिनिमम घर्षण बल, है ना, जिससे वस्तु को सतह पर यदि आरोपित किया जाए तो वह लुढ़कते हुए जमीन पर गिरेगा, है ना। तो चलिए हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों और समझने का प्रयास करें। आप जितनी बातें अभी मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ये
मेरी उम्मीद है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं, देखिए बच्चों, इस प्रकार मान लेते हैं कि मेरे पास एक नत समतल है, इस प्रकार है ना, ये एक नत समतल है और यहाँ पर एक वस्तु जो है वो क्या हो रही है, इस पर लुढ़क रही है और ज़मीन पर वो गिर रही है। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, कोणीय वेग है, इसका ओमेगा है। इसका मतलब लौटन करने का जो इसका कोणीय वेग है वो ओमेगा है ना। और इस वस्तु की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम इसका नाम दे देते हैं आर। इसकी त्रिज्या आर हो गई, है ना। जब वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, इधर की ओर, तो उसमें घर्षण बल ठीक इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। हम मान लेते हैं कि इसका घर्षण बल F काम कर रहा है। वस्तु का द्रव्यमान जो होता है इसके गुरुत्व केंद्र से निर्धारित होती है। इसका मतलब इसका द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, mg। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो इसका भार नीचे की ओर काम करेगा। अब भार का जो प्रतिक्रिया होता है वो इस नत समतल के जस्ट लंबवत होती है, इस तरह, है कि नहीं। ये इसकी प्रतिक्रिया बल हो जाएगी। यदि ये नत समतल का झुकाव यदि थीटा है तो हम लोग इस भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेंगे बच्चों, एक इस दिशा में लेंगे तो ये भी कोण मेरा थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा, है ना। और ये कंपोनेंट हमको कितना प्राप्त होगा, mg cos थीटा प्राप्त होगा। और ये कंपोनेंट हमको प्राप्त होगा mg sin थीटा प्राप्त होगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये फिगर क्या कह रहा है ना। ये थीटा कोण से झुके एक कोई नत समतल है जिस पर कोई एक है ना गोलीय वस्तु लौटन करते हुए, लुढ़कते हुए जमीन की ओर गिर रही है। इस वस्तु की त्रिज्या आर है, इसका द्रव्यमान m है और ये ओमेगा कोणीय वेग से लुढ़क रही है ना। तो इसका भार जो होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और भार का प्रतिक्रिया इस सतह के जस्ट लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। अब हम लोग भार का दो लंबवत दिशा में विद्युत मान लेते हैं। एक हमको है ना घटक mg cos थीटा प्राप्त हुआ और एक घटक हमको mg sin थीटा प्राप्त हो रहा है। चूंकि वस्तु नीचे की ओर गति कर रहा है इसलिए इसका फ्रिक्शन बल इसमें ऊपर की ओर काम करेगा, है ना। ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दो बातें लिखते हैं बच्चों और उसको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए माना m द्रव्यमान का कोई गोलीय पिंड, है ना, कोई गोलीय पिंड थीटा कोण से झुके, है ना, थीटा कोण से झुके नत समतल में, है ना, थीटा कोण से झुके नत समतल में कोणीय वेग ओमेगा से, है ना, कोणीय वेग ओमेगा से लौटन करते हुए या लुढ़कते हुए, है ना, लुढ़कते हुए है ना गिर रहा है, लुढ़कते हुए गिर रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए पिंड का भार, है ना, पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना, पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा भार का प्रतिक्रिया, है ना, तथा भार का प्रतिक्रिया आर नत समतल या समतल के है ना समतल के लंबवत दिशा में कार्यरत हो रहता है। लंबवत, है ना, समतल के लंबवत दिशा में कार्य करता है। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को ये बातें। अब देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, है ना, भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं जो हमको किस रूप में प्राप्त होता है। देखिए जो हमें mg cos थीटा तथा mg sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है। mg cos थीटा तथा mg sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है ना। ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ देखिए चित्र से आप देख रहे हैं बच्चों कि mg cos थीटा इसके भार के प्रतिक्रिया बल r को संतुलित करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा,
है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि mg cos थीटा का डायरेक्शन और r का डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए mg cos थीटा r को बैलेंस करेगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 भी हम लोग कह सकते हैं बच्चों। दूसरी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर और mg sin थीटा इधर की ओर लग रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो mg sin थीटा जो कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। तो इस पिंड पर परिणामी बल कितना काम करेगा वो चीज़ देखते हैं। देखिए पिंड पर पिंड पर परिणामी बल है ना। देखिए पिंड पर परिणामी बल कितनी होगी? पिंड पर परिणामी बल तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस एफ, ये परिणामी बल होगा। अब इस बल के कारण ही पिंड में ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है जिससे वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो लिखेंगे इस बल के कारण ही, देखिए इस बल के कारण ही है ना, इस बल के कारण ही पिंड में है ना, पिंड में ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ए त्वरण उत्पन्न होता है ना, ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग इस बल के कारण जो होता है इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये परिणामी बल इज इक्वल टू ma भी होगा। देखिए परिणामी बल जो इस पिंड पर काम कर रहा है उसी के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न हो रहा है ए, और उस त्वरण से हम लोग बल को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? m इंटू ए। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो डेट सिंप्लाइज, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू, ये हो गया mg साइन थीटा और माइनस एफ, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गया होगा कि पिंड पर लगने वाला परिणामी बल क्या है। देखिए एक बार इसको मैं अच्छी तरह से है ना समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये पिंड पर देखिए भार का एक घटक mg साइन थीटा इधर की ओर काम कर रहा है और घर्षण बल इधर की ओर काम कर रहा है ना, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो इस पिंड पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, है ना, चूंकि mg साइन थीटा बड़ा है इसलिए वो इधर नीचे की ओर गिर रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा? mg साइन थीटा माइनस एफ, है ना। तो इसी परिणामी बल के कारण इस पिंड पर ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है जिसके वजह से वो नीचे की ओर गिर रहा है ना। तो यदि उसमें त्वरण ए उत्पन्न हो रहा है तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं कि परिणामी बल इज इक्वल टू ma हो जाएगा। तो इस संत है ना, इसको हम लोग बैलेंस करके समीकरण को लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण को हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब यहाँ पर सबसे फैक्ट बात जो होगा मैं उसको आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें अब पिंड में कितने तरह के बल काम कर रहे हैं पहले हम लोग इस पर विचार करते हैं, है ना। देखिए इस पिंड में 3 तरह के बल काम कर रहे हैं। सबसे पहला बल है इसका भार जो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रहा है, दूसरा बल घर्षण बल, लेकिन तीसरा उसके भार का प्रतिक्रिया बल आर। लेकिन इस तीनों बल में अंतर क्या है? देखिए इसका भार जो होता है इस पिंड के गुरुत्व केंद्र से ही है ना नीचे की ओर काम करता है, प्रतिक्रिया बल भी इस पिंड के गुरुत्व केंद्र से ही ऊपर की ओर काम करता है, लेकिन घर्षण बल इसके केंद्र से नहीं इसकी सतह से उत्पन्न होती है ना, इसके सतह से उत्पन्न होती है। आप देख रहे हैं कि घर्षण बल दोनों सतह, मतलब इस नत समतल का सतह और इस पिंड के सतह है ना कि जो संपर्कित सतह होता है वहां से उत्पन्न होता है, अर्थात घर्षण बल इसके केंद्र से उत्पन्न नहीं होता है। अब यहाँ पर हम कहने का मतलब क्या हुआ आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए मान लेते हैं कि ये एक है ना गोला है जो कि नत समतल पर गिर रहा है, इसका भार जो होगा वो mg इधर की ओर काम करता है और इसका प्रतिक्रिया इधर की ओर काम करेगा, है कि नहीं। अब हमको बताइए कि घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, इस पिंड पर घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या ये भार या उसका प्रतिक्रिया जिम्मेदार है? इस पर विचार करनी है बातों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम लोग देते हैं तो हम लोग क्या देंगे? एम आर स्क्वायर। और एम आर स्क्वायर क्या है बच्चों? एम आर स्क्वायर क्या है कि जहाँ से बल लगता है कि नहीं, जहाँ से बल लगता है उस बल से अक्ष के बीच की दूरी होती है। इसका मतलब है कि अक्ष से है ना
सतह की दूरी होती है, यानी इसको घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हमें इधर बल लगाऊंगा F, तो इस बल से इसकी लंबिक दूरी, और यदि ये पिंड घूर्णन गति करेगा तो अक्ष इसके केंद्र से ही होकर के गुजरेगा बच्चों, इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। तो अब हम कहते हैं बच्चों कि बल भी केंद्र पर लग रहा है mg के कारण और r के कारण, कि बल भी इसके केंद्र पर लग रहा है, और है ना, यदि केंद्र पर लग रहा है तो बल का अक्ष से दूरी कितनी होगी इन दोनों फोर्सों के लिए, इस फोर्स के लिए और इस फोर्स के लिए, है ना, 0 होगा, क्योंकि बल केंद्र से, तो है ना, बल की दूरी कितनी होगी 0, मतलब इस दोनों फोर्स के लिए, है ना, r इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन घर्षण बल तो इसकी सतह पर काम करता है और अक्ष उसके केंद्र से होकर के गुजर रहा है ना, तो घर्षण बल के लिए अक्ष से दूरी r है। इसका मतलब है कि इस पिंड में घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए घर्षण बल जिम्मेदार है, न कि प्रतिक्रिया बल और उसका भार, कि ये यहीं पर इस थ्योरी का ये टर्निंग पॉइंट है ना। चलिए हम एक फिगर और बनाते हैं। देखिए, आप लोग जड़त्व आघूर्ण को अच्छी तरह से जानते होंगे, या टॉर्क का परिभाषा भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चों, कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट आर। इसको समझिए, है कि नहीं, अच्छी तरह समझने का प्रयास करना है ना, कि इस टॉर्क मतलब क्या हो गया कि बल और अक्ष से बल की दूरी, बल और अक्ष से बल की दूरी। अब हमको बताइए कि ये जो पिंड है कि नहीं, घर्षण बल इसके सतह पर काम करता है, नीचे की और चाहे ऊपर की और घर्षण बल, और यदि ये पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो इसका मतलब है अक्ष उसके केंद्र से होकर के मतलब लंबवत पार हुआ है। इस प्रकार मेरा कलम की दिशा आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये घर्षण बल और अक्ष के बीच की दूरी r है ना, इस अर्थात ये घर्षण बल जो है टॉर्क उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वैसा बल जो इसके केंद्र से ही होकर यदि लग रहा है, जैसे इसकी भार। अब हमको बताइए कि केंद्र में ही बल लग रहा है तो बल से अक्ष की दूरी कितनी होगी, है ना, mg फोर्स के लिए अक्ष से बल की दूरी 0 हो जाएगी इस स्थिति में। वहीं प्रतिक्रिया बल भी इसके केंद्र पर ही कार्य करता है, तो प्रतिक्रिया बल, है ना, से अक्ष की दूरी कितनी होगी, इस अवस्था में भी r होगा। इसका मतलब हो गया कि ना तो प्रतिक्रिया बल और ना ही वस्तु का भार घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो सिर्फ कौन करेगा, इसका घर्षण बल, है ना, लुढ़कते हुए वस्तु में एक टॉर्क उसको प्रोवाइड करता है, टॉर्क देता है, जिसके वजह से वो नत समतल पर लुढ़कता है। तो चलिए हम यही बात यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं बच्चों, कि देखिए है ना, नत समतल पर, देखिए नत समतल पर, है ना, नत समतल पर पिंड पर, नत समतल पर पिंड पर, है ना, पिंड पर ना तो पिंड का भार, ना तो पिंड का भार और ना ही, है ना, और ना ही भार का प्रतिक्रिया आर, ना ही भार का प्रतिक्रिया आर है ना, टॉर्क प्रदान करता है, टॉर्क प्रदान करता है। हमने क्या लिखा, नत समतल पर पिंड पर ना तो पिंड का भार mg और ना ही पिंड का भार का प्रतिक्रिया आर्क टॉर्क प्रदान करता है, क्योंकि दोनों बल, है ना, क्योंकि दोनों बल पिंड के गुरुत्व केंद्र से उत्पन्न होते हैं या गुरुत्व केंद्र से प्रभावी होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि दोनों बल पिंड के गुरुत्व केंद्र, है ना, गुरुत्व केंद्र से प्रभावी होते हैं, प्रभावी होते हैं। अतः इस बल से, है ना, अतः इस बल से अक्ष की दूरी, अतः इस बल से अक्ष की दूरी शून्य होती है ना, शून्य होती है। इस बात को समझ में आ गया होगा। तो है ना, देखिए लेकिन घर्षण बल, देखिए लेकिन घर्षण बल पिंड के, है ना, लेकिन घर्षण बल पिंड के सतह में उत्पन्न होता है या सतह से उत्पन्न होता है, सतह से उत्पन्न होता है या होते हैं, है ना, जिसकी अक्ष से एक निश्चित दूरी होती है, जिसकी अक्ष से एक निश्चित दूरी होती है, अक्ष से एक निश्चित दूरी होती है। अतः घर्षण बल, है ना, अतः घर्षण बल पिंड में टॉर्क उत्पन्न करेगा, पिंड पर
टॉर्क उत्पन्न करता है, टॉर्क उत्पन्न करता है ना। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए घर्षण बल के कारण टॉर्क कितना होगा आप लोग जानते हैं। देखिए घर्षण बल के कारण टॉर्क, घर्षण बल के कारण टॉर्क, तो हम लोग टॉ इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बच्चों एफ इंटू आर होता है ना। देखिए टॉर्क के दूसरा परिभाषा से, देखिए टॉर्क के दूसरे परिभाषा से, है ना, टॉर्क के दूसरे परिभाषा से हम लोग जानते हैं क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जहाँ आई क्या है इस बात को मेंशन कर देते हैं, जहाँ आई क्या है, जहाँ आई पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, देखिए पिंड का, है ना, पिंड का जड़त्व आघूर्ण, और अल्फा पिंड का कोणीय त्वरण है, पिंड का कोणीय त्वरण है ना, पिंड का कोणीय त्वरण है। तो दोनों बातें आपस में बराबर होती है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो इससे हम लोग घर्षण बल का मान निकाल लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अल्फा बाय आर हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब समीकरण नंबर 2 में हम लोग एफ का मान रख देंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 में एफ का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में एफ का मान, समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर तो क्या प्राप्त हो गया, एम ए इज इक्वल टू, आप लोग अपने कॉपी में देखिए, एम जी साइन थीटा, और एफ का मान रखेंगे तो आई अल्फा बाय आर हमको प्राप्त होता है ना। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन बच्चों नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए हम लोगों का एक्सप्रेशन क्या निकला था बच्चों की, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना, माइनस अल्फा, है ना, आई अल्फा बाय आर। अब देखिए चूंकि पिंड है कि नहीं का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिंड का द्रव्यमान कितना है, एम, हम लोग पहले माने हैं पिंड का द्रव्यमान एम है ना, इस प्रकार। और पिंड यदि, है ना, इसके अक्ष से, है ना, किसकी दूरी, घर्षण की दूरी, घर्षण बल की दूरी यदि आर है ना, या फिर इसकी त्रिज्या यदि आर है ना, घूर्णन अक्ष से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख सकते हैं बच्चों एम आर स्क्वायर। इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि पिंड घूर्णन गति कर रही है इस प्रकार, अक्ष इसके केंद्र से होकर के गुजरा हुआ है, तो घूर्णन गति और अक्ष से दूरी आर हो गई इसकी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एम आर स्क्वायर देते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग और एक तरह से जानते हैं कि देखिए कोणीय त्वरण तथा, है ना, देखिए कोणीय त्वरण, इस बात को याद रखिएगा कि इस पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। देखिए कोणीय त्वरण, है ना, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण के संबंध से, है ना, रेखीय त्वरण के संबंध से, है ना, संबंध से क्या संबंध आ जाता है बच्चों, इसमें हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होगा, है ना, ये संबंध हम लोग जानते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा A बाय आर। तो अल्फा का मान हम लोग समीकरण में रखेंगे। देखिए अल्फा का मान समीकरण में रखने पर, है ना, अल्फा का मान समीकरण में, अल्फा का मान समीकरण में रखने पर, तो समीकरण में रखेंगे क्या मिलेगा, एम ए इज इक्वल टू, ये मिलेगा एम जी साइन थीटा माइनस आई, है ना, और अल्फा का मान हो जाएगा ए बाय आर, तो नीचे में भी आर है तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, एम को कॉमन कर लेंगे, डेट सिंप्लाइज। तो इससे हम लोग यदि एम को कॉमन करते हैं, है ना, इससे यदि हम लोग एम को कॉमन करते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलता है एम, है ना, जी साइन थीटा माइनस हो गया आई इंटू ए, और बाय यहाँ पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर, इस प्रकार। तो ये एम और ये एम कट जाएगा बच्चों, तो डेट सिंप्लाइज ए इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, है ना, जी साइन थीटा माइनस आई इंटू ए बाय एम आर स्क्वायर, है ना। तो डेट सिंप्लाइज इस टर्म को इधर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा बच्चों, देखिए जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर करेंगे तो ए प्लस आई ए, और बाय यहाँ पर मिल रहा है ना, एम आर स्क्वायर। तो डेट सिंप्लाइज इधर हो गया जी साइन थीटा, ए को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस, है ना, यहाँ पर देखिए हमको क्या टर्म मिल रहा है बच्चों, आई ए, और बाय देखिए यहाँ पर मिल गया एम
आर स्क्वायर। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेट सिंप्लाइज ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई इंटू ए बाय एम आर स्क्वायर। ये त्वरण का वैल्यू निकल गया। जिस त्वरण से पिंड जो होती है नीचे की ओर गिर रही है उसका ये त्वरण निकल गया। तो हम लोग कोणीय है ना त्वरण का वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि कोणीय त्वरण का देख पा रहे होंगे कि समीकरण जो है यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर होता है। यहाँ पर ए का वैल्यू रख देंगे तो कोणीय त्वरण भी आ जाएगा, है कि नहीं। ये देखिए कोणीय त्वरण का समीकरण, देखिए कोणीय त्वरण के समीकरण क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर है। तो ए का मान यहाँ से रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जी साइन थीटा बाय यहाँ पर हो जाएगा आर 1 प्लस आई इंटू ए बाय ये हो गया एम आर स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया अल्फा का मान। हम घर्षण बल का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। देखिए घर्षण बल, तो घर्षण बल हम लोग अभी तुरंत एक्सप्रेशन निकाले बच्चों घर्षण बल का कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है कि नहीं, एफ इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर होता है। तो हम लोग अल्फा है कि नहीं का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बाय आर मेरा बाहर होगा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, देखिए जी साइन थीटा बाय आर 1 प्लस आई ए है ना इंटू एम आर स्क्वायर, इस प्रकार निकलेगा। और एक यहाँ पे देखिए बच्चों प्रॉब्लम हो रहा है ये चीज़ कि जब मैंने यहाँ से ए को कॉमन निकाला तब तो ए यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर भी देखिए ए मैंने गलती से भूलवश लिख दिया है बच्चों, है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में भी है ना थोड़ा सा कर सकते हैं। ए यहाँ पर नहीं होगा, है ना। ये देखिए छोटा सा स्मॉल मिस्टेक हो रहा है ना। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को एफ के लिए मिलता है बच्चों, ये चीज़ हम लोगों को एफ के लिए मिलता है, मतलब घर्षण बल का व्यंजक हम लोगों को ये बात प्राप्त होता है ना बच्चों। इसमें भूलवश जो है यहाँ पर ए हो गया था बच्चों, उसको मैंने सुधार दिया है, आप लोग भी अपने कॉपी में उसको सुधार लें। तो ये था बच्चों है ना कि नत समतल पर जो लौटन करती है बिना सरके हुए, है कि नहीं, बिना सरकते हुए यदि कोई पिंड लौटन करते हुए नीचे लुढ़कते हुए नीचे गिरती है तो उस अवस्था में उसका त्वरण है, कोणीय त्वरण है, और ये घर्षण बल का मैंने व्यंजक निकाला। तो अब हम लोग कोई एक नया केस लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि उस नत समतल पर कोई एक बेलन है कि नहीं, एक बेलन कोई लुढ़क रहा है। तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो सिर्फ लुढ़कते हुए ज़मीन पर गिरे, सरकते हुए ना गिरे। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों कि देखिए मान लेते हैं कि माना एक बेलन है ना, माना एक बेलन नत समतल पर, देखिए नत समतल पर गति कर रहा है, नत समतल पर गति कर रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि हमको वह स्थिति ज्ञात करनी है जिस पे वह है ना लौटन करते हुए जमीन पर गिरे, सरकते हुए नहीं। तो देखिए लौटन करते हुए या लुढ़कते हुए है ना, लुढ़कते हुए गिरने की स्थिति हम लोगों को ज्ञात करना है। लुढ़कते हुए गिरने की स्थिति ज्ञात करना है। लुढ़कते हुए हम लोगों को है ना गिरने की स्थिति हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। देखिए बेलन का जड़त्व आघूर्ण, देखिए उसके अक्ष के परितः जब आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये बेलन है, मान लेते हैं कि इस प्रकार यदि बेलन है ना, तो जब बेलन लुढ़कता है ना, तो उसका अक्ष जो होती है बेलन के अक्ष के अनुदिश ही होती है ना, अनुदिश ही होती है। तो इस स्थिति में है ना उसका हम लोग क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण का मान हम लोग जानते हैं कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण अक्ष के परितः कितना होता है, I इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग इस स्थिति में इसका त्वरण ज्ञात कर लेंगे बच्चों कि नत समतल पर गिरते पिंड का त्वरण कितना होता है। तो देखिए नत समतल पर गिरने के समय में त्वरण कितना होगा, गिरने के समय त्वरण
नत समतल में गिरने के समय में उसका त्वरण, तो त्वरण का समीकरण हम लोग ऊपर से ज्ञात किए हैं बच्चों, ये समीकरण का प्रयोग करेंगे जी साइन थीटा बाई 1+i/mr²। तो यहीं पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। देखिए ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जी साइन थीटा बाय 1+, है ना, आई है यहाँ पर, देखिए बच्चों आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 1/2 mr²। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देखिए 1/2 ये हो गया mr², नीचे में हो जाएगा mr²। तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए जी साइन थीटा और 1/2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो डेट सिंप्लाइज त्वरण का वैल्यू हम लोगों को निकल जाता है बच्चों 2/3, है ना, ये मिलेगा हमको जी साइन थीटा, ये हमको त्वरण प्राप्त हो गया, है कि नहीं, वो उसका त्वरण प्राप्त हो गया, है कि नहीं। उसका जब बेलन नत समतल पर जब गिरता है तो उसका त्वरण कितना होता है, तो हम लोग तो जानते हैं बच्चों, सिर्फ हम लोगों को त्वरण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जानना पड़ेगा ये बात कि वो नत समतल कितने कोण से झुका हो, ये 30 डिग्री पे एंगल है या 45 डिग्री के एंगल पर है, या कितने, है ना, कोण से झुका हुआ है, वो कोण को यहाँ पर बैठाएंगे, उस कोण का साइन हम लोग लेंगे और सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो उसका त्वरण निकल जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उसका कोणीय त्वरण कितना होता है बच्चों। तो कोणीय त्वरण तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग संबंध भी जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू a/r होता है कि नहीं, है ना। कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू a/r, ए का वैल्यू निकाल लिए, है ना। अब सिर्फ हम लोग क्या करना है, उसका, है ना, त्रिज्या से उसको भाग देना है, आराम से आ जाएगा बच्चों। सारी बातें आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे बच्चे, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका कोणीय त्वरण क्या होगा, है ना, कोणीय त्वरण, है ना, इसका कोणीय त्वरण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं संबंध से बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू a/r होता है। ए का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए हैं बच्चों, कितना निकला है 2/3, और इधर हो गया जी साइन थीटा बाय r, है ना। जहाँ r क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि घूर्णन अक्ष से, है ना, दूरी है, घूर्णन अक्ष से, है ना, दूरी है, और घूर्णन अक्ष से दूरी जो होती है ना, हम लोग जानते हैं कि उस बेलन की त्रिज्या का मान होता है। इसका मतलब है कि ये त्रिज्या ही है ना, ये त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हम लोग निकाल सकते हैं लुढ़कने के समय में बेलन के सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल का मान कितना होगा। देखिए लुढ़कने के समय में, देखिए लुढ़कने के समय में, है ना, लुढ़कने के समय में बेलन के सतह, है ना, बेलन के सतह, बेलन के सतह, है ना, के बीच घर्षण बल, बेलन के सतह के बीच घर्षण बल कितना हो जाएगा, सतहों के बीच घर्षण बल। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि F इज इक्वल टू, अभी तुरंत हम लोग इसका संबंध भी निकाले हैं बच्चों कि F इज इक्वल टू कितना होता है कि I अल्फा बाय r, ये चीज़ हम लोग निकालें, है ना। तो यहाँ पर I क्या हो गया, यहाँ पर तो बेलन का जड़ तो आघूर्ण होगा, तो बेलन का जड़ तो आघूर्ण हम लोग रखेंगे बच्चों 1/2 क्या होता है mr², है कि नहीं, और नीचे में एक और r आ गया, ये वाला r, और अल्फा का वैल्यू हम लोग ऊपर में ज्ञात किए, तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कितना मिलेगा 2/3, ये हो गया जी साइन थीटा, है कि नहीं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी बातें जो होती है यहाँ से कट रही है या कैंसिल हो रही है। सबसे पहली बातें होती है कि नीचे में यहाँ पर एक और r है बच्चों अल्फा में, तो ये दोनों r मिल करके इस r के साथ कैंसिल हो गया, इस 2 को ये 2 कैंसिल हो गया, तो घर्षण बल का एक्सप्रेशन जो हम लोगों को मिलेगा बच्चों वो मिल रहा है 1/3, और यहाँ से मिल गया mg, और ये हम लोगों को मिल गया साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। अब हम लोग देखिए ये घर्षण बल का था, कब स्थिति हम लोग ज्ञात किए, है ना, ये घर्षण बल जब, है ना, सतह और बेलन के सतहों के बीच में जो घर्षण बल काम कर रहा है उसी का व्यंजक ये निकला हुआ है। इसी से हम लोग जानते हैं समीकरण में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो प्रतिक्रिया बल जो कंपोनेंट था, आप लोग ये फोटो को देख पा रहे होंगे बच्चों कि प्रतिक्रिया बल जो है, एक बार फिगर को आप लोग देखें कि देखिए ये प्रतिक्रिया बल जो है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg साइन थीटा। मैंने यहाँ समीकरण में भी लिखा है 1 नंबर में r इज इक्वल टू mg cos थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फाइनल समीकरण जो मेरा निकला है बच्चों, है ना, इस समीकरण के दोनों तरफ हम लोग r से भाग दे देंगे। लिखिए दोनों तरफ r से भाग देने पर, है ना, देखिए दोनों तरफ r से, r क्या है प्रतिक्रिया बल, r से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ r से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा F/r,
है ना। F/r इज इक्वल टू 1/3 हमको यहाँ मिल रहा है mg साइन थीटा बाय r, है ना। और r का वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, समीकरण नंबर 1 से आप अपने कॉपी में भी देख सकते हैं, है कि नहीं। वो हमको मिलेगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट हमको है, r का कंपोनेंट है mg cos थीटा, है ना। r के डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, तो यहाँ mg कट गया बच्चों। और बताइए तो कि F/r क्या होता है, F/r, ये बातें आप लोगों को याद है। F/r जब घर्षण बल आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, है ना, मैं ही पढ़ाया हूँ अपने चैनल में ही। तो हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल जो होती है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती थी। समानुपाती को तोड़ते थे तो एक नियतांक हम लोग म्यू देते थे, म्यू इज इक्वल टू होता है F/r, है ना। जहाँ म्यू को हम लोग घर्षण गुणांक भी कहते हैं, देखिए वही घर्षण गुणांक यहाँ पर आ गया। तो इस घर्षण गुणांक को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर म्यू हो गया इज इक्वल टू 1/3 एंड साइन बाई कॉस, ये हो गया टेन थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये समीकरण हमको, अब देखिए लुढ़कने की स्थिति के लिए, है ना, म्यू का मान हमेशा जो होती है इनसे बड़ा होना चाहिए। म्यू का मान आपको हम पहले कहें कि यदि है ना, कोई नत समतल पर यदि कोई पिंड यदि लुढ़केगा, उसके लिए आवश्यक है कि नत समतल पर लगने वाला, है ना, इस वस्तु का सतह और इस नत समतल का सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसका मान ज़्यादा होना होगा, है कि नहीं। और ये कब होगा, जब इसमें थीटा का मान जो होता है कम होगा, उस स्थिति में, है ना, थीटा का मान कम होगा, उस स्थिति में म्यू का मान यहाँ पर ज़्यादा होगा। यदि थीटा का मान, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि टेन थीटा का मान थीटा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है कि नहीं। टेन का मान थीटा के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि जितना हम कोण, नत समतल के कोण को बढ़ाएंगे, नत समतल के, है कि नहीं, स्लोप को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं इसका मान उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। यदि इसका मान यदि बढ़ेगा तो आपका म्यू का मान धीरे धीरे, है ना, इसका मान बढ़ेगा बच्चों, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि म्यू का मान वहाँ पर घटेगा। तो म्यू का मान यदि घटेगा तो इस वस्तु को लुढ़कने के लिए टॉर्क जो होता है वो नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से ये न लुढ़कना बंद कर देगी और सरकना चालू कर देगी और सरकते हुए वो जमीन पर गिरती है। तो ये कंडीशन क्या है बच्चों कि यहाँ पर इस क्वांटिटी का मान जो होता है ना, म्यू से कम होना चाहिए। देखिए लॉटन करने की स्थिति के लिए, है ना, लॉटन या लुढ़कने हम लोग कह सकते हैं, लॉटन या लुढ़कने की, लॉटन या लुढ़कने की, है ना, लुढ़कने की स्थिति के लिए, लॉटन या लुढ़कने की स्थिति के लिए क्या होना चाहिए, म्यू का मान बड़ा होना चाहिए, किससे, 1/3 टेन थीटा से। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या होता है ना। लुढ़कने के लिए क्या होना चाहिए, लुढ़कने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि इस म्यू का वैल्यू को 1/3 टेन थीटा से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें हमने क्या बताया कि देखिए थीटा का मान को जैसे जैसे बढ़ाते हैं टेन थीटा का मान बढ़ता जाता है, और टेन थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो 1/3 से, है ना, तो वो मान तो कम हो जाएगा, जिसके वजह से म्यू हमको प्राप्त होगा कम, छोटा मान मिलेगा, है ना। तो म्यू यदि कम मिलता है तो फिर उस पिंड जो नीचे गिर रही है ना, उसको टॉर्क नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जो है ना घर्षण बल ही प्रोवाइड करता है। आप देख पा रहे हैं ये घर्षण बल F लग रहा है और अक्ष से इसकी दूरी R है, जिसके वजह से इसमें टॉर्क लगता है। आप जैसा समझिए कि यदि हम समतल को एकदम लगभग खड़ा कर दें इस प्रकार, है ना, इस प्रकार, तो क्या लग रहा है ये लुढ़कते हुए जमीन पे आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में घर्षण बल इतना कम हो जाएगा कि ये घर्षण बल इस वस्तु में टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पाएगा और वस्तु सरकते हुए जमीन की ओर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्थिति होनी चाहिए कि कोण का मान कम होना चाहिए। कोण का मान यदि कम होगा, है ना, कोण का मान यदि कम होगा तो ये, है ना, इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको ले हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। इस कोण का मान कम होगा तो इसका मान कम होगा, और यहाँ पर कंडीशन है कि इसका घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होना चाहिए इसके इस क्वांटिटी के तुलना में, जिसके वजह से वो, है कि नहीं, लुढ़कते हुए जमीन पर गिरेगा बच्चों। तो ये बात मुझे
पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाता हूँ, इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, है ना। कि देखिए, एक मान लेते हैं कि मेरे पास खोखला गोला है और एक मान लेते हैं कि मेरे पास ठोस गोला है कि नहीं। उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि किसी नत समतल से गिराते हैं। एक खोखला गोला है और एक मेरे पास ठोस गोला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक नत समतल से हम लोग गिराएंगे। तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा गोला जमीन पर आकर के गिरेगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए ठोस गोला इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। ठोस गोला तथा खोखला गोला, है ना, तथा खोखला गोला को एक साथ, है ना, खोखला गोला, ठोस गोला तथा खोखला गोला को एक साथ नत समतल, है ना, नत समतल से गिराया जाता है। नत समतल से गिराया जाता है। नत समतल से गिराया जाता है। कौन गोला पहले जमीन पर पहुंचता है, पहले जमीन पर पहुंचेगा। कौन गोला पहले जमीन पर पहुंचेगा, इस बात को आप लोगों को कैलकुलेशन करिए और इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए बच्चों, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से, है ना। चलिए इस बात को हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशन ले लेते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि एक नत समतल है इस प्रकार, दो नत समतल ले लेते हैं बच्चों, एक में ठोस गोला को गिराया जा रहा है और एक में खोखला। ये कोण जो है 30 डिग्री है, ये भी कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर एक ठोस गोला है, इसको मैं बना देता हूँ, ये चलिए मेरा ठोस गोला हो गया। और यहाँ पर एक खोखला गोला है इस प्रकार, दोनों को जमीन पर गिराया जाता है कि नहीं। कौन पहले गोला जमीन पर पहुंचेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका त्वरण ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए हम लोग उसका त्वरण हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक बात हमको पहले बताइए कि खोखला गोला का जड़ तो आघूर्ण कितना, ठोस गोला के लिए पहले उसका त्वरण निकालते हैं। माने कि ये तो A1 त्वरण से नीचे की ओर गिर रहा है और ये A2 त्वरण से, क्योंकि हम लोग न समतल पे त्वरण का तो वैल्यू निकाल ही लिए हैं बच्चों, उसी समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए ठोस गोला, है ना, ठोस गोला का जड़ तो आघूर्ण क्या होगा, है कि नहीं। ठोस गोला का जड़ तो आघूर्ण क्या होगा, ठोस गोला का जड़ तो आघूर्ण हम लोग जानते हैं, है ना, क्या होता है 2/5 mr², है कि नहीं। ये इसका जड़ तो आघूर्ण होता है कि नहीं, 2/5। अब हम लोग त्वरण का जो समीकरण है बच्चों उसका प्रयोग करेंगे। तो त्वरण ठोस गोला के संदर्भ में इसका त्वरण A1 है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा G, हम लोग पहले समीकरण को लिख देते हैं, G sin θ/1 प्लस, है कि नहीं, I/mr² होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं समीकरण से। तो अब हम लोग सबका मान रखेंगे। देखिए जी का मान, है कि नहीं, साइन थीटा का मान रख देते हैं, साइन 30 डिग्री हो गया, बाय 1 प्लस, अब आई का मान हम लोग जानते हैं 2/5 होता है, तो यहाँ पर भी mr² हो गया, यहाँ पर भी mr² हो गया, तो ये दोनों कट गया। साइन थीटा है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 होगा। चलिए सॉल्व करेंगे। तो A1 इज इक्वल टू G इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7, 5 और 2 7/5 हो गया, है ना। यही पूरा आएगा वैल्यू, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे, है ना। तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो ये हमको वैल्यू मिला बच्चों इस प्रकार। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए 5 ऊपर चला गया, है ना, तो ये हो जाएगा 5G/7 2 जा 14 हो जाएगा। A1 का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार खोखला गोला का भी हम लोग जड़त्व आघूर्ण जानते हैं बच्चों कितना होता है। देखिए खोखला गोला का जड़त्व आघूर्ण, है कि नहीं, खोखला गोला का
जड़त्व आघूर्ण कितना होता है हम लोग जानते हैं, है ना, 2/3, है ना, 2/3 होता है mr², 2/3 mr² होता है। तो है ना, इसका त्वरण हम लोग A2 मान लिए बच्चों, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा g साइन थीटा बाय, है ना, 1 + i/, ये हो जाएगा mr²। यही मेरा समीकरण भी है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग g का वैल्यू को जी ही रहने देंगे और थीटा का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री रखेंगे, और 1 + i का वैल्यू कितना हो गया 2/3, यहाँ पर हो जाएगा mr² और नीचे में भी हो जाएगा mr²। तो ये mr² कैंसिल हो गया, है ना। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 कर दिए, और 3 और 2 यहाँ पर 5 बाय यहाँ पे 3 हो जाएगा 5/3, है कि नहीं, 5/3। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, ये 3 ऊपर चल गया तो 3g बाय, और यहाँ पर कितना होगा 5 × 2 = 10, तो A2 का वैल्यू इतना आ गया। तो सिंपल सा बात है बच्चों कि दोनों को अब हम लोग यहाँ पर भाग दे देते हैं, है कि नहीं, दोनों को यहाँ पर भाग देंगे तो A1/A2 का रेशियो ले लेते हैं। तो A1 हम लोगों को कितना मिला है, हमको A1 मिला है कि 5g/14, है ना। वहीं हम लोगों को A2 कितना मिला है, तो 3g/10। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया 5g/14 इंटू 10/3g, यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले जी को हम लोग काट देंगे, और इसको 2 से भी हम लोग काट सकते हैं, है ना। तो ये 2 से कटेगा 5 बार में, और 2 से ये कटेगा 7 बार में। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 25/21, है कि नहीं, 25/21, 7 या 21 हो गया, है ना। तो अब बताइए कि 25/21 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी है कि नहीं, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, अतः संख्या 1 से बड़ी होगी, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि ये संख्या 1 से बड़ी होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि A1/A2 1 से बड़ी होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि A1 बड़ा होगा A2 से। तो आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा गोला पहले जमीन पर पहुंचेगा। इसका मतलब है ठोस गोला पहले जमीन पर पहुंचेगा, है ना। तो ये समीकरण हमको ये बता रहा है कि ठोस गोला पहले जमीन में पहुंचेगा। तो इस प्रकार का हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, है ना। हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी इसका बहुत सारा प्रयोग करेंगे, और है ना, हम लोग इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा कि वो कोई भी गोलीय पिंड लुढ़कते हुए जमीन पर गिरेगा, या कितना एंगल होगा ताकि वो सरकते हुए जमीन पर गिरेगा। तो इस तरह बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है बच्चों, उस पर हम लोग लास्ट लेसन पे विचार करेंगे बच्चों, है ना। तो आज आप लोगों का वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों, है ना। इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है कि नहीं। फिलहाल मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि घूर्णन गतिकी आज यहाँ पर लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। घूर्णन गतिकी का लगभग 10 वीडियो मैं बनाया हूँ बच्चों, सिर्फ, है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स को आप लोगों को समझाने के लिए 10 वीडियो बना है ना। आप समझ सकते होंगे कि 10 वीडियो में कितना ज़्यादा मटेरियल्स होगा, कितना ज़्यादा कंटेंट है उसमें बच्चों, है ना। और सारे वीडियो लगभग जो है पौने घंटा से ऊपर के ही है, 45 मिनट से 45 मिनट से सब ऊपर का ही वीडियो है बच्चों। तो समझ सकते होंगे कि उसमें कितना कंटेंट है। तो अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को देखें बच्चों, और उसे समझने का प्रयास करें। अब इससे आगे का वीडियो मेरा न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ग्रेविटेशन को भी मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, है ना। एक एक पॉइंट्स को उसमें क्लियर करूंगा बच्चों। इसीलिए जिस तरह आप लोग ये वीडियो को मेरा देखे हैं, उसी प्रकार ग्रेविटेशन को भी अच्छी तरह से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को भी देखते रहें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करते रहें, है ना। तो ठीक है, आप लोगों ने जो आज मेरा वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थिंग्स। जय हिंद।